हेलो स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कंचन कुमारी, अर्थशास्त्र शिक्षिका, आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था और इसका विकास का इतिहास है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे अर्थव्यवस्था क्या है। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसके विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी ये है जानना कि हमारे अर्थव्यवस्था का पास्ट क्या रहा हुआ है। और यहाँ पे स्पेशली जिस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास पढ़ेंगे कि पास्ट में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत को गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक काफ़ी समृद्ध देश था। हमारे यहाँ पे स्पेशली जो लोग थे वो काफ़ी आत्मनिर्भर थे, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी वो कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी। लेकिन धीरे धीरे आक्रमणकारी आते हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बिगड़ती है। लेकिन खास करके ब्रिटिश शासन के बाद, क्योंकि भारत उपनिवेश बना और ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन था ये लगभग 200 ईयर्स तक रहा, 200 वर्षों तक रहा। और ब्रिटिश के आने से पहले भी कई सारी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी या कंपनीज जो थी वो इंडिया में आई और उन्होंने अलग अलग तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। लेकिन खास करके क्योंकि ब्रिटिश का शासन जो था लगभग 200 ईयर्स तक था, 200 वर्षों तक था, तो इनके शासन का हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये तो रही हमारे अर्थव्यवस्था के इतिहास की बात, जिसमें ब्रिटिश शासन का एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखने को मिलता है, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने विकास के इतिहास की बात की। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम सबको पता है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी कि ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई जाए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ सके। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने कम्प्लीटली हमारे इकोनॉमी को र्यून कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे इकोनॉमिस्ट के आगे, अर्थशास्त्रियों के आगे, कि भारत को किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को वापस से विकसित किया जा सके। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे, हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन सब ने कई सारी नीतियों पे काम किया और स्ट्रैटेजीज बनाई, जिसमें आपने 5 वर्षीय 5 ईयर प्लानिंग या 5 वर्षीय योजनाएं जो हैं उन सब के बारे में सुना। तो ये धीरे धीरे करके कई सारे एफर्ट्स लिए गए, कई सारे स्टेप्स लिए गए, जिनके द्वारा हमारा अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा रहा है स्टिल, है ना। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने अर्थव्यवस्था के इतिहास की बात पढ़ी। लेकिन अब जो सबसे मुख्य जो टर्म आता है वो है अर्थव्यवस्था, कि आखिर ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है, कैसे हम अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अर्थव्यवस्था है क्या? ये एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर में, इसी ढांचे में, इसी संरचना में कई तरह की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, संपन्न की जाती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये आखिर आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो थ्रू आउट
दिन भर में कई सारी क्रियाएं कहते हैं, जिनको हम दैनिक क्रिया भी कह सकते हैं। इन दैनिक क्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक वो क्रियाएं जिनके करने से हमें आय प्राप्त होती है, और एक वो क्रियाएं जिनके करने से हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसी बेसिस पे जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाएं हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक क्रिया को अगर हमें डिफाइन करना है तो आर्थिक क्रियाएं हम क्या कहेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं जिससे हमें इनकम मिले या फिर आय की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ऐसी वो सारी क्रियाएं जिससे हमें इनकम प्राप्त होता है, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कुछ टर्म्स जो होते हैं, थोड़ा सा ये हम थोड़ा और आगे इसको समझेंगे। तो आर्थिक क्रिया क्या है? जिसमें उत्पादन, उपभोग और निवेश शामिल हो, ये सारी क्रियाएं जो है वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आर्थिक क्रिया के? मैंने अभी बताया है कि आर्थिक क्रिया से हमें आय प्राप्त होगी। तो जैसे किसान द्वारा खेती करना, किसान क्या करता है? खेती करता है। क्यों? क्योंकि खेती करके उसे आय प्राप्त होती है और जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, मजदूरी या वेतन के लिए कारखाने में काम करना। कोई भी मजदूर क्या करता है? कारखाने में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे आय प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके इस कारखाने में काम करने की क्रिया को हम किस में रखेंगे? आर्थिक क्रिया में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, रिक्शा चलाना। रिक्शा कोई क्यों चलाता है? क्योंकि रिक्शा चलाने से उसे इनकम मिलती है, आय की प्राप्ति होती है। तो ये सारे जो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे सब्जी बेचना, डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज करना, इस्पात का निर्माण, इन सब को हम किस में रखेंगे? आर्थिक क्रिया में रखेंगे। जैसे एक बहुत आपका लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्या कर रही हूँ? एक क्रिया कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्रिया है। अब इस क्रिया को किस में रखा जाए? तो ऑब्वियसली मुझे आपको पढ़ाने से आय प्राप्त हो रही है, तो मेरा आपको पढ़ाना ये मेरी आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई जो भी क्रिया करने से हमें आय प्राप्त हो, या वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो, या ऐसी क्रिया जिसमें उत्पादन, उपभोग और निवेश शामिल हो, ऐसी सारी क्रियाओं को हम किसके कहाँ ग्रुप करेंगे या किस में रखेंगे? आर्थिक क्रिया में रखेंगे। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट, आर्थिक क्रिया के बिल्कुल विपरीत। ऐसी क्रियाएं जिनको करने से हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता हो, यानी कि आत्म की संतुष्टि मिलती हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या रखेंगे? किस में रखेंगे? गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया अपना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसके बदले मुझे आय प्राप्त हो रही है, तो ऑब्वियसली इस क्रिया को मैं आर्थिक क्रिया कहूँगी। वही दूसरी जगह मैं घर जाती हूँ और अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, वहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्रिया मुझे पैसे नहीं दे रही हो, मुझे अपने ही बच्चे को पढ़ाने से कोई भी इनकम नहीं मिल रहा है, तो उस क्रिया को हम किस में रखेंगे? गैर आर्थिक क्रिया में रखेंगे। ठीक है, क्यों? तो वो सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त ना हो, बल्कि क्या है, हम उसको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमें क्या मिल रहा है? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या फिर आत्मसंतुष्टि मिल रहा है। तो उन सारी क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रिया। डेफिनेशन देखते हैं, गैर आर्थिक क्रिया वे गतिविधियां हैं जिनमें बिना किसी पैसे की उम्मीद के किया जाता है। ठीक है, बच्चे को मैं क्यों पढ़ाऊंगी अपने घर में? इसलिए थोड़ी ना कि मुझे पैसे मिले। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी क्रिया जो पैसे की उम्मीद किए बिना किए जाए, है ना, इन गतिविधियों का मुख्य तो कोई करता क्यों है? क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है गैर आर्थिक क्रिया का? आत्मसंतुष्टि या फिर दूसरों की मदद। एग्जाम्पल देखते हैं गैर आर्थिक क्रिया का। पेंटिंग, है ना, बैठे बैठे कोई पेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका वो शौक है। गायन, नृत्य, ये सारे शौक जो है, इन सबको किस में इंक्लूड करेंगे? किस में रखेंगे हम? गैर आर्थिक क्रिया में। इसके अलावा अगर हम अपनी फैमिली की टेक केयर करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, तो इसको भी हम किस में रखेंगे? गैर आर्थिक क्रिया में।
क्योंकि हम परिवार की देखभाल इसलिए थोड़ी ना करते हैं क्योंकि बदले में मुझे क्या मिले, किसी भी तरह का इनकम मिले, है ना। वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार वालों को प्यार करते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ये आज क्या पढ़ा कि जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं जो थ्रू आउट करते हैं हम दिन भर, उनको इनकम के बेसिस पे दो भागों में बांटते हैं। अगर उन क्रियाओं के करने से हमें इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, तो उन्हें आर्थिक क्रिया कहेंगे। और अगर कोई क्रिया हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उन क्रियाओं को हम किस में रखेंगे, गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं को हमने देख लिया, अब आगे हम गैर आर्थिक क्रियाओं की बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है या अर्थशास्त्र में हम केवल आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। अब क्या है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है, इन क्रियाओं को नहीं, एक नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड पे फिर से हम आ गए। तो हमने आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया दोनों को डिस्कस किया, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि हर एक कंट्री जो है, जितने भी देश हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है विकास का, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था मैंने अभी बताया, अब आर्थिक क्रिया क्लियर हो गई आपकी। तो ऐसे संरचना या ऐसा कोई ढांचा जिसमें कई तरह की आर्थिक क्रियाएं हो, वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। जितने भी देश हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के कार्य को संपादित करती है। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, मैंने अभी बताया कि अगर आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं के करने से या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवाओं का उत्पादन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जो आर्थिक क्रिया कर रही हूँ, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, इससे क्या उत्पादन हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने ऐसा तो कोई मटेरियल गुड्स को तो ये प्रोड्यूस नहीं किया, उत्पादन नहीं किया है। तो मैं जो उत्पादन कर रही हूँ वो क्या क्या है, सेवा का उत्पादन। तो जब भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं तो दो ही चीज़ों का उत्पादन होगा, इधर या तो सेवाओं का उत्पादन होगा या फिर क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा। क्लियर है? इस बात को एकदम आप नोट डाउन कर लीजिए कि आर्थिक क्रियाओं से वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो ऑब्वियसली आर्थिक क्रियाएं होती कहाँ हैं, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख कार्य क्या है कि क्योंकि हम और वस्तु और सेवा का उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है। तो ये एक पहला कार्य है अर्थव्यवस्था का। दूसरा क्या है, क्योंकि हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, तो जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उतने ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कार्य क्या है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा की, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वो मैंने अर्थ बताया था आपको कि एक मोटे तौर पे कि अर्थव्यवस्था वो संरचना है जिसमें कई तरह की आर्थिक क्रियाएं जो है वो की जाती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा, ये भी पढ़ दिया, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं जो है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था में के दो कार्यों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ अर्थशास्त्रियों के डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए दी, जिसमें सबसे पहली परिभाषा जो है आर्थर लेविस की है। आर्थर लेविस क्या कहते हैं? आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर वह अपनी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। तो ये परिभाषा आर्थर
लुईस के द्वारा दी गई है। दूसरी जो परिभाषा है वो किनकी है? ब्राउन की है। ब्राउन क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आप इन कुछ 3 परिभाषाएं मैंने दी हैं, इनमें से 1-2 एटलीस्ट परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं को हमने पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था समझ लिया, आर्थिक क्रियाएं समझ ली। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अब आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा तो है ही, लेकिन आप खुद जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आपके घर में आय की प्राप्ति किन क्रियाओं को करके दे होती है। तो आप में से जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स डिफरेंट अलग अलग तरीके की आर्थिक क्रियाएं करते होंगे। कोई किसान होगा, कोई शॉपकीपर होगा यानी दुकानदार होगा, कुछ लोग परिवहन में होंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग लोग हैं और विभिन्न क्रियाओं को करके आय की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, जितनी भी तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो अब बांटते जब हम किसी चीज को, कोई डाटा को अगर हम बांटते हैं तो कोई ना कोई तो आधार चाहिए। तो आखिर किस आधार पर हमने आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा? ठीक है, तो इसका जो मुख्य आधार है वो है प्रकृति के आधार पर। चलो मतलब जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया के प्रकृति के आधार पर ठीक है, बेसिस है यहाँ पे कि आर्थिक क्रियाओं को हमने 3 क्षेत्रों में बांटा, 3 भागों में बांटा, पर बांटने का आधार क्या है? उसकी प्रकृति। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे कबाड़ी वाला जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग घरों से बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा करता है और उसको अपने एक कार्ट में ही रख लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कबाड़ी वाले की दुकान पे जाइएगा तो वो क्या करता है कि कबाड़ों को चुना, यानी बहुत सारा डाटा है उसके पास, है ना, इस तरह रखेंगे हम। पर अगर आप उसकी शॉप पे जाइए तो आप ये देखिएगा कि जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसकी एक जगह पे होगी, क्योंकि फिर जो लोहे की चीज़ें हैं वो एक जगह पे रखेगा। देन अगर आपका ग्लास की चीज़ें हैं, कांच की चीज़ें हैं, तो वो उसको एक जगह पे रखेगा। तो यहाँ उसने जो 3 भाग बनाए हैं वो किस आधार पे बनाया है? जो वस्तु है वो किस प्रकृति की है? प्लास्टिक है तो उसको एक जगह रखा, अगर वो ग्लास है, कांच है तो उसको एक जगह रखा, अगर वो लोहा है तो उसको एक जगह रखा। ठीक है, तो उसी तरह डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कई सारी आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, जो कि अर्थव्यवस्था में संपादित की जाती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को, इन आर्थिक क्रियाओं को उनके प्रकृति के आधार पर कि नेचर कैसा है उस आर्थिक क्रिया का, उस आधार पे हमने 3 भागों में रखा: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, अब हम पहले पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में किन आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक क्रियाओं में, प्राथमिक क्षेत्र में जिन आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है उनकी प्रकृति क्या है,
ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में पहला जो इसका दूसरा नाम है, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारे व्यवसाय आते हैं। बेसिकली क्या है इसके अंदर कि प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को रखेंगे जिसमें क्या हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, वस्तु का उत्पादन हो, वस्तु का उत्पादन हो, लेकिन कैसे, है ना, कि कैसे? प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, संसाधनों का दोहन करके, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है जिसमें वस्तु का उत्पादन होता है, पर हाँ, किस तरह? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के द्वारा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने बताया अभी कि एक आर्थिक क्रिया को उठाते हैं कृषि। कृषि को हमने रखा प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों रखा? तो कृषि में पहले किस चीज का उत्पादन हो रहा है? वस्तु का। किस रूप में? अनाज के रूप में, ठीक है। और ये वस्तु का उत्पादन कैसे हो रहा है? कोई भी अनाज का उत्पादन कैसे होता है? उसके अंदर अगर कोई अनाज, मान लीजिए गेहूं उपज रहा है, तो उसके लिए गेहूं के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर हमें उत्पादन करना है तो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा तापमान होना चाहिए, ठीक, अच्छे बीज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके दोहन के से ही क्या होता है? अनाज का उत्पादन होता है। उसमें मानव तो बैठे बैठे गेहूं का निर्माण तो करता नहीं है कारखाने में, ठीक है। तो यहाँ पे अनाज का उत्पादन हो रहा है, लेकिन किस तरह? जो सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, पानी है, इन सब का इस्तेमाल करके, ठीक है। पशुपालन, इसको हमने क्यों रखा? इसके अंदर पशु को केवल पाला जाता है, पशु को किसी ने बनाया नहीं, इसके अंदर भी प्रकृति है ना, ये प्राकृतिक रूप से ये सारी चीजें हो रही हैं। मछली पालन, मछलियों को केवल पाला जा सकता है, बैठ के कोई भी व्यक्ति मछली को बना नहीं सकता है, ठीक है। इसी तरह आ जाता है जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे कोई हनी बी कलेक्शन है, यानी शहद को कोई इकट्ठा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब को हमने किस में रखा? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में किन आर्थिक क्रियाओं को रखेंगे? जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन तो हो, लेकिन किस तरह? प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। सेकेंड है द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र में किन आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है? तो इसके अंदर उन आर्थिक क्रियाओं को रखा जाएगा जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन तो हो, लेकिन किस तरीके से? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, यानी डायरेक्ट उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? कच्चा माल होगा, और कच्चा माल कारखाने में जाकर के तैयार माल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंदर क्या किया जाता है? कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में। तो इन आर्थिक क्रियाओं को किस में रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ये पेन का उत्पादन कहाँ हुआ होगा? पेन जो है ये तो नेचुरली प्राकृतिक के रूप से तो मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कच्चे माल को लेकर के तैयार माल में बदला गया होगा, और वो भी कहाँ पे? कारखाने में। जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें नेचुरली नहीं प्राप्त हो रही है, तो उन सबको हम किस में रखेंगे? सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। तो जैसे कि अगर हमें देखिए बोर्ड हो गया, ठीक है, ये लाइट्स हो गई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कपड़े का। जैसे जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, जो कपड़ा जो है वो डायरेक्टली हमें नेचर तो देता नहीं है, कपड़ा बनता है। इसके लिए प्राथमिक सेक्टर में क्या होगा? कृषि होगी। किस चीज की? कपास की। कपास का कृषि हुआ, ये हो गया कच्चा माल, और कच्चे माल को फैक्ट्री में सूती वस्त्र उद्योग में भेजा जाएगा, और वहां पे सूती वस्त्र का उत्पादन होगा। तो इसको हमने रख दिया द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं के रखेंगे जिसके अंदर
कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर का उत्पादन, पेन का उत्पादन, बल्ब का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं को हमने पहले 2 भागों में रख दिया उनके प्रकृति के हिसाब से। अगर प्राकृतिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के थ्रू वो वस्तु तैयार हो रहा है तो उसको हमने रख दिया द्वितीय क्षेत्र में। अब बात आती है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसको कि हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, इनमें किन आर्थिक क्रियाओं को रखा गया है? तो इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका उत्पादन होता है? इसके अंदर सेवा का उत्पादन होता है, सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें वस्तुएं प्रोड्यूस नहीं होंगी, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर किसका उत्पादन होगा? सेवा का उत्पादन। ठीक है, वस्तु सेवा में डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वस्तुएं जो होती हैं वो मटेरियल गुड्स होती हैं, भौतिक पदार्थ होती हैं जिनका शेप, साइज, रूप, रंग सब कुछ होता है। और सेवाएं जो होती हैं वो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं, इसका कोई रूप रंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपको सेवा दे रही हूँ। डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है तो वो आपको सेवा दे रहा है। एक प्लम्बर आपकी ही सामान जो है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर कुछ भी खराब हो रहा है जो भी, वो आपसे ही खरीदवाता है, लेकिन बदले में आप उसको पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सेवा दे रहा है और जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है। तो पहले में तो हमने देख लिया, क्लियर है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, भले ही उत्पादन करने की प्रकृति जो है वो थोड़ी अलग है। लेकिन तीसरे जो क्षेत्र है, यानी जो तृतीय क्षेत्र है या जो सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, ओनली क्या है, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होता है इसका? सेवा क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को रखा जा सकता है? बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ उदाहरण है किसका? तृतीय क्षेत्र का। ये तीनों सेक्टर जो है, तीनों क्षेत्र जो है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि अगर प्राथमिक क्रियाएं नहीं होती, प्राथमिक सेक्टर नहीं होता तो क्या होता है ना? तो ऑब्वियसली अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होता तो द्वितीय क्षेत्र जो होता वो कैसे होता? क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र को सारा कच्चा माल कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, अगर हम ये ऐसे सोचते हैं कि अगर सेवा क्षेत्र नहीं होता या तृतीय क्षेत्र नहीं होता तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता? इकोनॉमी स्लो हो जाती। रीजन? क्योंकि आप ऐसे समझो, परिवहन को हमने किस में रखा? आर्थिक क्रिया में, है ना? आर्थिक क्रिया है और उसको भी हमने किस में रख दिया? सेवा क्षेत्र में, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। अब मान लो कि कोई किसान खेती करता है, माना उसने आलू उगाया, ठीक है, आलू का उत्पादन हुआ, खेतों में तो आलू का उत्पादन हो गया, लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार तक तो लाना ही है। तो बाजार जो है कैसे कोई भी किसान अपने उत्पाद को भेजेगा? तो उसके लिए पहली तो उसे बैंकिंग चाहिए, बैंक से कुछ पूंजी चाहिए खेती करने के लिए, परिवहन चाहिए ताकि वो जो उत्पादन है उसको वो बाजारों तक पहुंचा सके, गोडाउन्स चाहिए, ठीक है, गोदाम चाहिए, ठीक है। तो ये संचार, व्यापार, तो ये सभी जो सेवाएं हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी तरीके से इसको हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि तीनों सेक्टर जो है, तीनों क्षेत्र जो है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट है। अगर एक भी सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा तो इसका असर अन्य दो सेक्टर्स पे पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तीनों का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया और तीनों में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं किस प्रकृति के आधार पे आती है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था डिस्कस कर चुके हैं इसकी कि भाई ऐसी संरचना जिसके अंदर कई सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं, अब क्या है, हर एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, पर कहीं ना कहीं कुछ अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से थोड़ी भिन्न होती हैं। मुख्यतः विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं इन तीनों अर्थव्यवस्था में क्या क्या है। सबसे पहले इन तीनों में क्या अंतर है, इस चीज को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन के साधन आप क्लास 9 में पढ़े कि उत्पादन के साधन मुख्यतः 4 होते हैं। पहला है भूमि, सेकंड है श्रम, थर्ड है पूंजी और फोर्थ है जोखिम या जो उद्यम हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, उत्पादन के 4 साधन है। ठीक है, यानी बिना इनको आपस में कंबाइन किए हुए उत्पादन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब बेसिक डिफरेंस मैं बता रही हूँ तीनों अर्थव्यवस्था में क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन यानी जिससे उत्पादन को पॉसिबल किया जाता है उसका सारा कंट्रोल है ना, संचालन, ओनरशिप किसके हाथ में होगा, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होगा या कुछ निजी कंपनी के हाथ में होगा। क्लियर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का कंट्रोल, ओनरशिप, स्वामित्व किसके हाथ में होगा, निजी व्यक्ति यानी कोई मैं हो सकती हूँ, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, यानी 2-4 लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो उनके हाथ में अगर स्वामित्व कंट्रोल होगा और वो उत्पादन क्यों कर रहे हैं, मोटिव क्या है उसके पीछे, निजी लाभ, पर्सनल प्रॉफिट, है ना। वो उत्पादन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समाज का भला होगा, वो उत्पादन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको निजी लाभ मिले। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेनली 2 बातें ध्यान रखनी है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व संचालन निजी व्यक्ति के हाथ में है और उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट है, यानी कि निजी लाभ है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी हम देख रहे हैं आजकल, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था जिसको हम पढ़ेंगे वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगा, इसमें भी यही है कि जो उत्पादन के साधन है ना, उत्पादन के साधन का स्वामित्व और संचालन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, बल्कि वो किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, वो किसके होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। और ऑब्वियसली वो सरकार के हाथ में है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, तो वो क्या करेगी, उसका उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं करेगी बल्कि समाज कल्याण के लिए करेगी। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए करेगी, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट को नहीं देखेगी। एग्जाम्पल कौन हो गया, चीन, मतलब कौन सी कंट्रीज हो गई, चीन, क्यूबा एटसेट्रा। ठीक है, अब एक और लास्ट, बस हम लोग खत्म ही कर रहे हैं। जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, ये पूंजीवादी प्लस जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉम्बिनेशन एक तरह से, मतलब दोनों के फीचर्स पाए जाएंगे। इन दोनों के अर्थव्यवस्था जो के कुछ गुण मिश्रित के, कुछ गुण समाजवादी के, कुछ गुण जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के किसमें दिखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं उत्पादन के साधन की। तो उत्पादन के साधन का क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन किसके पास है, उत्पादन के साधन का स्वामित्व
निजी लोगों के हाथ में है ना, निजी व्यक्तियों के हाथ में है। और समाजवादी में उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास है। ठीक है। मिश्रित में क्या होगा कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्ति के हाथ में भी होगा, सरकार के हाथ में होगा। कैसे? जैसे मैं समझाती हूँ। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, पर बहुत सारी आवश्यकताओं को हमने बेसिक फैसिलिटीज कहा है, मूलभूत आवश्यकताएं, मतलब बिना उनके हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। जैसे फूड हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर एक इंसान को आवश्यक है। अगर वो लोगों को नहीं मिला तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। हर किसी को ज़रूरत है। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं में सरकार क्या करती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं से के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो उसका कंट्रोल और ओनरशिप वो अपने हाथ में रखती है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मूलभूत आवश्यकता में हम काउंट नहीं करेंगे, उनका जो कंट्रोल या फिर ओनरशिप होती है, स्वामित्व और संचालन जो है वो किसके हाथ में हो जाएगा? वो निजी कंपनियों के हाथ में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन को ही हम देखते हैं, एजुकेशन हर किसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो सरकार भी क्या कर रही है? फ्री एजुकेशन दे रही है, यानी गवर्नमेंट ने भी इसको अपने हाथ में रखा हुआ है, प्लस ये प्राइवेट के हाथ में भी है। कई सारे आपके प्राइवेट स्कूल्स मिल जाएंगे। इसी तरह हम हेल्थ को भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत सारी, क्योंकि हेल्थ को हमने बेसिक फैसिलिटी यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं में रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट को हर व्यक्ति को ज़रूरत है इस आवश्यकता की। तो सरकार क्या कर रही है? हेल्थ पे ध्यान दे रही है, कई सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोल रही है, कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रही है। क्यों? ताकि हर किसी को ये फैसिलिटी मिले। यानी गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? यहाँ पे कल्याण करना। पर वही दूसरी तरफ क्या है? बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, जिसमें क्या है, आपका कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो उसमें इलाज करवा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में भी होगा और निजी स्वामित्व के हाथ में भी होता है। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज। अच्छे से खत्म भी